हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को सेमेस्टर 3 से जो आपका सब्जेक्ट है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स वन शॉट में करवाने जा रहा हूं इंग्लिश मीडियम में। और आपको इसके फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ड्यू, एसओएल और एनसी वेब तीनों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें @एकलव्य स्नातक 1। यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएंगे। जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होती है सबसे पहले इसकी लिंक यहाँ पे डाल दी जाती है। और अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, तो आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं। यूज़र नेम है एकलव्य स्टडी पॉइंट। यहाँ पे आपकी क्वेरीज को ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। तो आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डिस्कस वेरियस मॉडल्स या फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी लाइक डायरेक्ट, रिप्रेजेंटेटिव, पार्टिसिपेटरी एंड डेलिबरेटिव। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपका पक्का आ सकता है, ठीक है, डेमोक्रेसी के मॉडल्स या फॉर्म से रिलेटेड। तो आपको ये ज़रूर पढ़ के जाना है। मैं आपको बताता हूँ इसमें आपको लिखना क्या है। सबसे पहले तो आप डेमोक्रेसी का मीनिंग समझाइए। देखो, डेमोक्रेसी वर्ड ग्रीक वर्ड से मिलकर बनता है। दो ग्रीक वर्ड्स हैं, डेमोस और क्रेटोस। डेमोस का मतलब होता है पीपल यानी कि लोग, क्रेटोस का मतलब होता है पावर और रूल। यानी कि डेमोक्रेसी का सिंपली यहाँ पे मतलब ये हो गया कि रूल ऑफ द पीपल, जहाँ पे लोग खुद रूल करते हैं, ना कि कोई दूसरा मोनार्क। ओके, सो इन अ डेमोक्रेसी, जहाँ पे भी डेमोक्रेसी होगी, जो लोग होंगे, जो पीपल हैं, यानी कि वही सोर्स ऑफ पावर है, रियल सोर्स ऑफ पावर, असल जो सोर्स है पावर का, वो वही लोग होंगे। सो वो लोग सीधा सीधा या तो डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेंगे, या तो फिर वो अपना इलेक्शंस के थ्रू वोटिंग करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को आगे भेजेंगे। दोनों में से कोई एक चीज़ तो होना तय है। अब मैं आपको डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बताऊंगा। देखो भाई, डेमोक्रेसी को आप कह सकते हो कि एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जहाँ पे लोग अपने रूलर्स को चूज करते हैं। यानी कि यहाँ पे कोई भी किसी तरीके की जो है किसी का अकेले का वो नहीं होगा, ठीक है। लोग जिसको चूज करेंगे वही आगे रूलर बनेगा। और गवर्नमेंट वर्क अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द पीपल। जैसा जनता को चाहिए, सरकार को उसी के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ता है इसके अंदर। और यहाँ पे जो सिटीजन्स होते हैं उनके पास अच्छी खासी पॉलिटिकल फ्रीडम होती है और इक्वालिटी भी होती है। जहाँ पे भी डेमोक्रेसी होगी वहाँ पे लोगों को पूरा पूरा राइट होगा, ठीक है। और एक बहुत ही फेमस डेफिनेशन है अब्राहम लिंकन की, जो बहुत ही फेमस है, आपने सुनी होगी, डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, ठीक है। यानी कि डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार है जो लोगों की सरकार है और बाय द पीपल, लोगों ने उसको बनाया है, एंड फॉर द पीपल यानी कि लोगों के लिए वो काम करेगी। सो ये डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको डेमोक्रेसी के कुछ की फीचर्स बताने जा रहा हूँ। देखो, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा वहाँ पे एक तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। होगा क्या, जिस भी देश में डेमोक्रेसी होगी ना वहाँ पे चुनाव होंगे, और वो चुनाव बिल्कुल फ्री एंड फेयर तरीके से करवाए जाएंगे। एंड फिर आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब ये होता है कि जिस भी देश में डेमोक्रेसी होगी वहाँ पे सभी लोग कानून की नज़र में बराबर होंगे, इक्वल होंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि जिस देश के अंदर भी डेमोक्रेसी होगी वहाँ पे लोगों को बोलने का अधिकार होगा, लोग अपने बातों को रख पाएंगे। एंड जिस भी देश में डेमोक्रेसी होगी वहाँ पे रूल ऑफ लॉ होगा, यानी कि कानून का शासन होगा। जो कानून है वो सबके लिए होगा और कानून ही सबसे सुपीरियर होगा, कानून से ऊपर कोई नहीं होगा। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जिस भी देश के अंदर डेमोक्रेसी होगी वहाँ के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। वहाँ पे सभी सिटीजन्स के पास कुछ फंडामेंटल राइट्स होंगे जो उनको मिलेंगे। और जिस भी देश के अंदर डेमोक्रेसी होगी वहाँ पे सिटीजन्स के पार्टिसिपेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। यानी कि उनको बोला जाएगा कि आप आओ और इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करो, या ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजन मेकिंग के लिए जो भी काम करना है उसमें पार्टिसिपेट करो। सो ये सारे फीचर्स जब होंगे तो इससे डेमोक्रेसी बहुत ही अच्छी फॉर्म बन जाती है गवर्नमेंट की, एज़ कम्पेयर टू डिक्टेटरशिप और मोनार्की। आई होप आपको यहाँ तक की फीचर्स समझ में आए होंगे। अब मैं आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है पीपल देमसेल्व्स मेक डिसीजंस विदाउट इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव। तो अभी तक तो आपने सुना होगा कि जी हम इंडिया देश में रहते हैं और हमारे यहाँ पे तो डेमोक्रेसी है। सो क्या आप लोग जाके लोकसभा में बैठते हो, या आपके एरिया का एमपी मतलब एमपी जाके बैठता है? ऑब्वियसली एमपी बैठता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमारे इंडिया से रिलेटेड नहीं है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है, मान लो हम खुद पार्लियामेंट में जाके लोग बैठ रहे हैं, यानी कि सिटीजन्स खुद कानून और पॉलिसीज बनाएंगे बैठ के, पब्लिक मीटिंग्स होंगी, रेफरेंडम्स करवाए जाएंगे, प्लेबिसाइट्स होंगे, जनमत संग्रह,
लोगों को इकट्ठा करके पूछा जाएगा कि लोगों को क्या चाहिए। सो इस तरीके से डायरेक्ट डेमोक्रेसी वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल आप थोड़ा सा पीछे चले जाओ तो एंशियंट जो ग्रीस था वहाँ पे एथेंस का आपने सिस्टम देखा होगा, कुछ ऐसा ही होता था। स्विट्जरलैंड में भी रेफरेंडम्स करवाए जाते हैं, तो ये भी इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल डायरेक्ट डेमोक्रेसी का आप मान के चल सकते हो कि हाँ आप ये लिख सकते हो। आगे बढ़े, इसका फ़ायदा क्या होगा भाई, डायरेक्ट है तो लोगों का कंट्रोल भी इसमें डायरेक्ट होगा और एक्टिव पार्टिसिपेशन प्रमोट होगा ना, लोगों का पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा कि हाँ भाई लोग जो हैं वो खुद डिसीजन ले रहे हैं, खुद कानून बना रहे हैं। लेकिन इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। अगर कोई बहुत बड़ा देश है इंडिया जैसा, जहाँ करोड़ों लोग रहते हैं, 140 करोड़ 145 करोड़, तो उधर तो भाई ये सारे लोग मुश्किल हैं बहुत ज़्यादा कि भाई एक साथ बैठ के कोई डिसीजन पे वो ले लें, कंसेंसस बना लें। लेकिन ये बहुत बड़ा इसका नुकसान यही है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत है और कॉस्टली बहुत है। टाइम इतना लग जाएगा आप डिसीजन ही नहीं ले पाओगे, इतनी ज़्यादा बहस हो जाएगी यहाँ पे इंडिया के अंदर। तो फिर आता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। देखो रिप्रेजेंटेटिव में, इसको नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पे क्या होगा, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेंगे, चाहे वो एमपी हो एमएलए हो, जो कि डिसीजंस लेगा आपके बिहाफ पर। सो ये कैसे काम करेगा, सिटीजन्स इलेक्शंस में वोट डालेंगे, जो भी इलेक्शन जीतेगा, जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो सरकार बनाएगा और कानून बनाएगा और सरकार के लिए काम करेगा और लोगों के लिए काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल इंडिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड किंगडम है, यहाँ पे यही होता है। हमारे इंडिया में, तो हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है, यही सब तो होता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही है हमारे यहाँ पे। अब इसके कुछ तो फ़ायदे हैं, जैसे कि अगर कोई बड़ा देश है जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उधर करोड़ों लोग तो पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकते, तो बेटर रहेगा कि 400-500 लोगों को इलेक्ट करके पूरे देश में से एमपी बनाकर उनको बिठा दो, अपने अपने एरिया को वो रिप्रेजेंट कर लेंगे, है ना, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को। डिसीजन मेड बाय एक्सपीरियंस लीडर्स, जो भी लीडर वहाँ बैठा होगा वो एक्सपीरियंसड होगा, उसको पूरा ज्ञान होगा अपने क्षेत्र का, तभी वो वहाँ पे बैठा होगा। पर एक नुकसान है, कभी कभी हो सकता है जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, सत्ता के नशे में पागल हो जाते हैं, इतना पैसा कमाकर वो लोगों का पैसा भी जो लोगों के वेलफेयर पे लगना चाहिए वो अपनी वेलफेयर पे लगाते हैं। एंड पीपल पार्टिसिपेट मेनली ड्यूरिंग इलेक्शंस, मतलब यहाँ पे सिर्फ इलेक्शंस में ही लोगों का पार्टिसिपेशन रहता है, रेस्ट बाकी के 5 सालों में कुछ नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। अब ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का मतलब समझिए आप क्या है। पार्टिसिपेटरी का मतलब होता है यहाँ पे पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा, सिटीजन्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा, जो भी पॉलिटिकल या कोई भी सोशल डिसीजन लेना है वहाँ पे लोगों का बहुत ज़्यादा रोल होगा। जैसे कि मान लो लोकल मीटिंग हो रही है, कम्युनिटी का कोई डिस्कशन चल रहा है, पब्लिक प्लानिंग कोई चल रही है, तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करेगी, लोगों का ओपिनियन जानती रहेगी, समय समय पर लोगों से पूछती रहेगी। फॉर एग्जांपल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इसका एग्जांपल है पंचायती राज, सिटीजन फोरम्स होती हैं, ग्राम सभा होती हैं, उसका भी तो यही मतलब है। तो इसका फ़ायदा है कि देखो डेमोक्रेसी इससे मजबूत होगी, पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ेगी और गवर्नमेंट और आम लोगों के बीच का ट्रस्ट बिल्डअप होगा। लेकिन इसके कुछ नुकसान हैं, इसके लिए आपको टाइम और एजुकेशन दोनों चाहिए और हर कोई इक्वली पार्टिसिपेट कर पाए, ये बहुत मुश्किल है सभी के लिए। ठीक है, फिर आती है डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जिस पे ज़्यादा फोकस डिस्कशंस पे रहता है, डिबेट्स पे रहता है, रीजनिंग सवाल जवाब पे रहता है कोई भी डिसीजन पे आने से पहले। सो ऐसे में सिटीजन्स लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इश्यूज़ के ऊपर आराम से। डिसीजंस तभी लिए जाएंगे भाई जब अलग अलग ओपिनियन को सुना जाएगा और क्वालिटी डिस्कशन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होगा, वोटिंग नहीं होगी, सिर्फ डिस्कशन होगा पहले। पब्लिक कंसल्टेशंस होगी, सिटीजन ज्यूरीज होंगे, सिटीजन खुद बताएंगे क्या सही है क्या गलत है, पार्लियामेंट्री डिबेट्स होती हैं, उसके बाद जाके कानून पास होता है कोई भी। तो फ़ायदा है कि भाई हाँ बेटर और अच्छे इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लिए जाएंगे और इमोशनली कोई डिसीजन रश करके नहीं लिया जाएगा, लेकिन इससे थोड़ा डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है और इन्फॉर्म्ड और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स की ज़रूरत बहुत होती है इसके अंदर। अब इसमें अगर मैं आपको बताऊं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी मैंने आपको बता दिया है, जहां पे लोग खुद डायरेक्टली डिसाइड करेंगे चीज़ों को, इनमें पार्टिसिपेशन उनका बहुत हाई होगा। रिप्रेजेंटेटिव में हमारे जो नेता हमने चुने हैं वो डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है, ये लिमिटेड पार्टिसिपेशन होगा। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में सिटीजन्स का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होगा तो ये हाई है, और डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी में डिस्कशंस और डिबेट होगी तो ये भी मॉडरेट टू हाई है। सबसे हाई डायरेक्ट डेमोक्रेसी में रहता है। अब जो हमारी डेमोक्रेसी है आखिर उसकी इम्पोर्टेंस क्या है,
सो डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे ह्यूमन डिग्निटी की रिस्पेक्ट करती है, हमारे इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, हमें यहाँ पे इक्वलिटी और जस्टिस मिलता है डेमोक्रेसी की वजह से ही, और इनकरेज पीसफुल चेंज ऑफ गवर्नमेंट, पीसफुली गवर्नमेंट सरकारें बदलें वोटिंग के थ्रू, और गवर्नमेंट अकाउंटेबल बने, ये इसके वो हैं इम्पोर्टेंस। कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन यही निकलता है कि डेमोक्रेसी लोगों के लिए बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है क्योंकि इसमें लोगों के हाथ में पावर होती है। अलग अलग डेमोक्रेसी के मॉडल हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी है तो लोगों को डायरेक्ट पावर है, रिप्रेजेंटेटिव है तो बड़े देशों के लिए बढ़िया है, पार्टिसिपेटरी है तो पब्लिक इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, डेलिबरेटिव है तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन डिसीजंस मतलब तब लिए जा रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, लोगों की आवाज़ सुनी जाए, यही एट दी एंड सभी का कंक्लूजन होता है, जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब अगर हम आगे बढ़ें तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फ्री एंड फेयर डेलिब्रेशन इज़ द की टू द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेलिब्रेशन फ्री होना चाहिए और फेयर होना चाहिए, ये एक मेन की है। तो आइए देखते हैं कैसे। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप बस वोटिंग करोगे इलेक्शंस में। डेमोक्रेसी में डिस्कशंस का होना बहुत ज़रूरी है, डिबेट्स का होना बहुत ज़रूरी है, रीजनिंग, हर चीज़ का एक रीज़न होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है कोई भी डिसीजन लिया जाए उससे पहले। सो जब फ्री एंड फेयर डेलिब्रेशन होगा तो इसका मतलब है लोग अपने व्यूज़ को रख पाएंगे फ्रीली, दूसरों को सुनेंगे भी और पार्टिसिपेट भी करेंगे, कोई प्रेशर नहीं होगा। सो इससे क्या होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी डेमोक्रेसी की। ठीक है भाई, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी डेमोक्रेसी की। तो अब मैं आपको फ्री और फेयर डेलिब्रेशन का मीनिंग समझाता हूँ क्या है। डेलिब्रेशन का मतलब होता है कुछ थॉटफुल डिस्कशंस होंगे पब्लिक इश्यूज़ को लेकर, यानी कि आप अपने ओपिनियन को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाओगे, बोलने का आपको इक्वल चांस मिलेगा, आप सुने जाओगे, और अलग अलग जो व्यूज़ आएंगे, पॉइंट ऑफ व्यूज़, उसकी रिस्पेक्ट भी की जाएगी। जो डिसीजन लिया जाएगा वो रीजनिंग के साथ लिया जाएगा, फोर्सफुली नहीं लिया जाएगा। सो सिटीजन्स कलेक्टिवली कुछ सोच पाएंगे और अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। अब है रिलेशनशिप बिटवीन डेलिब्रेशन एंड डेमोक्रेसी। देखो डेमोक्रेसी क्या है, पब्लिक रीजनिंग पर ही तो डिपेंड करती है। अगर डेलिब्रेशन नहीं होगा तो डेमोक्रेसी तो सिर्फ वोट बेस्ड हो जाएगी, जो वोटिंग हो रही है उसी से ही आप सरकारें बना रहे हो, सॉरी, लोगों का आप सुन ही नहीं रहे हो लोग क्या चाहते हैं। सिटीजन्स एक्टिव नहीं रहेंगे, पैसिव हो जाएंगे, डिसीजंस अनइन्फॉर्म्ड होंगे, लोगों को पता ही नहीं है क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं। जब डेलिब्रेशन होगा ना तो डेमोक्रेसी मीनिंगफुल बनेगी, पार्टिसिपेटरी बनेगी, बस मैकेनिकल नहीं रहेगी। रोल ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ही ज़रूरी है, एसेंशियल है डेलिब्रेशन के लिए, कि लोग सरकार की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ कर सकें, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके ओपिनियंस को भी प्रोटेक्ट किया जाए, और जो नए आइडियाज़ आ रहे हैं, रिफॉर्म्स आ रहे हैं, वो एमर्ज हों। सो अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ना हो तो डेलिब्रेशन का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, तो डेमोक्रेसी भी वीक हो जाएगी। इक्वालिटी इन डेलिब्रेशन होता क्या है, फ्री एंड फेयर डेलिब्रेशन तभी होगा जब हर सिटीजन्स की आवाज़ सुनी जाए, कोई भेदभाव ना हो कास्ट, जेंडर, रिलीजन और वेल्थ को लेकर, सभी को पब्लिक प्लेटफॉर्म्स का इक्वल एक्सेस मिले, ये नहीं है कि भाई किसी को मिलेगा एक्सेस किसी को नहीं, ठीक है। सो इक्वलिटी होगी तो ऐसे में ये होगा कि हाँ भाई डेमोक्रेसी किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को फेवर नहीं कर रही है। फिर है डेलिब्रेशन इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। सो डेलिब्रेशन होते कहाँ पे हैं ये डिस्कशंस, बातें? सो पार्लियामेंट में होते हैं, लेजिस्लेचर्स में होते हैं, लोकल बॉडीज़ लाइक ग्राम सभा, कोर्ट, पब्लिक हियरिंग में होते हैं, मीडिया की डिबेट्स होती हैं, सिविल सोसाइटी फोरम्स होती हैं। ये सारे इंस्टीट्यूशंस में कलेक्टिव डिस्कशंस होते हैं, सभी के आवाज़ को सुना जाता है। कोई भी कानून पॉलिसी बनने से पहले डिस्कशन होता है, आपने टीवी में भी देखा होगा, डिबेट्स होती हैं। इम्पोर्टेंस क्या है डेलिब्रेशन की, डिसीजन मेकिंग की जब हम बात करते हैं, तो डेलिब्रेशन से क्या होगा, हमारी डेमोक्रेसी इम्प्रूव होगी, आपको बेटर और इन्फॉर्म्ड डिसीजन मिलेंगे, अच्छे डिसीजंस, और इमोशनल और बायस्ड चॉइसेस कम से कम होंगी, और कंसेंसस को प्रमोट किया जाएगा और कॉम्प्रोमाइज़ को, कि हाँ भाई सुनो, कुछ लोग सामने वाले कह रहे हैं तो उसकी भी मानो, और लेजिटिमेसी में इन्हेंसमेंट होगा डिसीजंस की। जब लोग डिस्कशन करते हैं तो वो इश्यूज़ को डीपली समझ पाते हैं। सो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी एक मॉडल है, आप मान के चलो कि डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी फोकस करता है ऐसे डिस्कशंस जिनके पीछे कुछ रीजनिंग हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो एक दूसरे के लिए, और विलिंगनेस टू चेंज ओपिनियंस, ठीक है। और ये वोटिंग से कहीं आगे है, डिसीजंस क्यों लिए जा रहे हैं ये इस पे फोकस ज़्यादा रहता है। चैलेंजेस क्या हैं फ्री एंड फेयर डेलिब्रेशंस को लेकर,
ये इंपॉर्टेंट तो बहुत है लेकिन कुछ चैलेंजेस भी है। कभी कभी क्या होता है, फेक न्यूज़ फैल जाती है, मिस इन्फॉर्मेशन फैल जाती है, तो दिक्कत हो सकती है। मीडिया कभी कभी आपको मैनिपुलेट कर सकता है। कुछ पावरफुल ग्रुप्स होते हैं देश में, उनका डोमिनेंस ज़्यादा होता है। कुछ लोग पॉलिटिकली अवेयर नहीं होते हैं। तो जब ये सारे चैलेंजेस आते हैं ना, तो डेमोक्रेटिक डेलिब्रेशन वीक हो जाता है फिर, ठीक है। अब कंक्लूज़न इसका क्या निकलता है? तो कंक्लूज़न तो यही निकलता है कि फ्री एंड फेयर डेलिब्रेशन तो मेन चीज़ है। ये तो डेमोक्रेसी के अंदर होना ही होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा ये कि सिटीजन्स लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और अलग अलग जो डाइवर्स ओपिनियंस आ रहे हैं उन सभी की रिस्पेक्ट होगी। रेशनल और जस्ट डिसीजन होगा कि हाँ भाई कोई गलत डिसीजन ना हो। अगर डेलिब्रेशन नहीं होगा तो डेमोक्रेसी तो एक होलो है, यानी किसी काम की नहीं है। सो फ्री डिस्कशंस का होना बहुत ज़रूरी है, इक्वलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। हर डिबेट का एक रीज़न हो पीछे, ये नहीं है कि फालतू की डिबेट गाली गलौच हो रही है वो भी बेकार है। सो अगर डेमोक्रेसी को आपको सर्वाइव करवाना है लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में, और आप चाहते हो कि डेमोक्रेसी सक्सेसफुल बने आगे चल के, तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि आप फ्री एंड फेयर डेलिब्रेशन को प्रमोट करें। अब अगर हम आगे बढ़ें तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, वो है एक्सप्लेन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी। डू प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स इंश्योर सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी, जस्टिफाई। तो यहाँ पे आपको डेमोक्रेसी के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन करने को कहा जा रहा है, और आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स हैं क्या उससे इंश्योर होता है सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। तो चलिए फिर इस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो आप इसका इंट्रोडक्शन समझिए कि इसके अंदर आपको बताया क्या जा रहा है। सो डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट का एक फॉर्म नहीं है। मतलब डेमोक्रेसी एक जीने का तरीका है, और इसमें सिर्फ कुछ प्रोसीजर्स नहीं होते हैं, इलेक्शन हुआ नहीं। डेमोक्रेसी में कुछ वैल्यूज़ भी आती हैं साथ साथ, जैसे इक्वालिटी, जस्टिस और फ्रीडम। सो अगर आपको डेमोक्रेसी को डिटेल से समझना है तो आपको इसके हर एस्पेक्ट को समझना पड़ेगा, तब आपको समझ आएगा क्या वेदर प्रोसीजरल डेमोक्रेसी अलोन कैन एंश्योर सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। क्या ये काफ़ी है इतना? आगे आप समझिए। डेमोक्रेसी का मतलब तो आपको पता ही है, ठीक है, लोगों का रूल है। सो लोगों के पास पावर होगी, गवर्नमेंट अकाउंटेबल होगी, जो भी डिसीजन लिए जाएंगे पब्लिक इंटरेस्ट में लिए जाएंगे जिसमें लोगों का भला हो। सो आगे बढ़ते हैं। प्रोसीजरल एस्पेक्ट क्या है डेमोक्रेसी का? देखो, इसका मतलब है जो भी फॉर्मल मेथड्स हैं, रूल्स हैं, जिससे भी डेमोक्रेसी चलती है किसी देश में, जैसे इलेक्शंस होते हैं फ्री एंड फेयर, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, भाई सभी एडल्ट लोगों को वोटिंग का राइट दिया जाता है, रूल ऑफ लॉ है, कानून की नज़र में सब बराबर हैं, सेपरेशन ऑफ पावर है कि भाई जो एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, ठीक है, और जो लेजिस्लेचर है सभी की पावर्स अलग हैं अपनी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। ये हमारे डेमोक्रेसी के कुछ मेन चीज़ें हैं, ठीक है। और ये सारे प्रोसीजर्स जो हैं यही इंश्योर करते हैं कि सिस्टमेटिक तरीके से किसी भी देश में डेमोक्रेसी चलेगी या वो नहीं चलेगी। तो ये जो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहले तो गवर्नमेंट को एक लेजिटिमेसी मिल जाती है इससे, और इससे क्या है, पावरफुल मतलब चेंज ऑफ पावर। अगर सरकार बदलेगी तो वो प्यार से बदल जाएगी, कोई भी किसी तरीके की डिक्टेटरशिप नहीं होगी इसमें, और लोगों के बेसिक जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो भी प्रोटेक्ट होंगे। सो अगर प्रोसीजर्स नहीं हो तो डेमोक्रेसी तो बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज तो रह ही नहीं पाएगी। सो सब्सटेंटिव जो एस्पेक्ट है डेमोक्रेसी का, ये कहता क्या है? सो जो सब्सटेंटिव एस्पेक्ट है डेमोक्रेसी का, वो फोकस करता है रियल आउटकम्स पे। डेमोक्रेसी से आउटकम क्या निकल कर आएगा, इसके ऊपर फोकस ज़्यादा रहता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आप शामिल कर सकते हो? सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी, जब डेमोक्रेसी होगी तो सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी आएगी। जस्टिस एंड डिग्निटी के साथ लोग रहेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, डेमोक्रेसी होगी तो वहाँ पे माइनॉरिटी के राइट्स का भी प्रोटेक्शन होगा उतना ही अच्छे से। रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन, गरीबी कम होगी, भेदभाव कम होगा। और रियल पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स, ज़्यादा से ज़्यादा जो सिटीजन्स हैं वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी क्या कहती है कि क्या लोग वाकई में आज़ाद हैं और असल ज़िंदगी में इक्वल हैं या भेदभाव है। सो सिंपल सी बात है भाई, जो आपकी प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है और जो सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी, इसमें यही फोकस है कि प्रोसीजरल वाली थोड़ा रूल और मेथड्स पे ज़्यादा फोकस्ड है, लेकिन सब्सटेंटिव वाली जो है वो आउटकम पे ज़्यादा फोकस्ड है।
प्रोसीजरल में इलेक्शंस ज़्यादा सेंट्रलाइज होते हैं और सब्सटेंटिव में क्या होता है, इक्वलिटी, जस्टिस, इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। प्रोसीजरल में फॉर्मल पार्टिसिपेशन होता है, सब्सटेंटिव में तो बोला जाता है भाई आप एम्पावर करो लोगों को। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी लीगल बनाता है डेमोक्रेसी को, और ये थोड़ा सोशल एस्पेक्ट्स के साथ कनेक्ट हो जाता है। सो ये जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स हैं वो ही इंश्योर करेंगे सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी को। तो अगर मैं आपको बताऊं जो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है वो अकेले तो भाई नहीं कर पाएगी सब्सटेंटिव, ये सारी चीज़ें सोशली कनेक्ट तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इलेक्शंस हो सकते हैं पर इनइक्वालिटी भी साथ साथ चल सकती है। सिर्फ इलेक्शंस का होना प्रोसीजरल है, बट इनइक्वालिटी का होना ये दिखाता है कि सब्सटेंटिव अभी नहीं है। सो राइट्स मे बी गारंटीड ऑन पेपर, हो सकता है ऑन पेपर आपको अधिकार मिल जाए, बट हो सकता है आपको वो रियल में अधिकार ना मिले। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जो होते हैं उनको हो सकता है अभी भी भेदभाव या अलग अलग थलग कर दिया जाए। सो प्रोसीजर्स जो होते हैं ना वो नेसेसरी हैं, प्रोसीजर्स जो हैं वो ज़रूरी हैं, लेकिन अकेले सफिशिएंट नहीं है भाई, इसके साथ तुम्हें और भी चीज़ें चाहिए होती हैं। फिर है लिमिटेशंस ऑफ ओनली प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। सो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी में ये फेल हो सकती है अगर इलेक्शंस में पैसा और पावर चल रहा है, तो क्या फ़ायदा, फिर तो डेमोक्रेसी का मतलब ख़त्म हो गया ना भाई। सोशल इनइक्वालिटी है, आपने वोटिंग का राइट दे दिया पर भेदभाव अभी भी है, अभी भी गरीबी है, लोग अनपढ़ हैं, तो इससे भी पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है। बड़े बड़े जो एलीट लोग हैं सिर्फ वही डिसीजन मेकिंग में है, गरीबों का कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। सो ऐसे में डेमोक्रेसी ऑन पेपर है, लेकिन आप मान के चलो प्रैक्टिस में नहीं है। वो बिहेवियर और वो जो चीज़ें जो रियली होनी चाहिए, हमें दिखनी चाहिए, वो तो मिसिंग है ना अभी भी। सो हाउ प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी कैन वर्क टुगेदर, ये साथ में कैसे काम करेंगे। अगर आपको असल मायने में एक अच्छी डेमोक्रेसी चाहिए तो जो भी डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स हैं उनको आप सोशल जस्टिस के साथ चलाओ, वेलफेयर पॉलिसीज़ बनाओ जिससे भेदभाव जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कम हो, एजुकेशन और अवेयरनेस बढ़ाओ लोगों के अंदर जितना ज़्यादा हो सकता है, पार्टिसिपेशन बढ़ाओ लोगों की कि भाई इलेक्शंस के बाद भी लोग जुड़े रहें सरकार से, तभी कोई मीनिंगफुल आउटकम निकलेगा, अदरवाइज तो बहुत ही मुश्किल है कि कोई मीनिंगफुल आउटकम निकले भी। कंक्लूज़न यही है कि डेमोक्रेसी के अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, चाहे प्रोसीजरल हो, सब्सटेंटिव हो, डायमेंशंस हो। यहाँ अगर आपने देखा कि प्रोसीजरल डेमोक्रेसी ज़रूरी है, लेकिन ऑटोमेटिक ये सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी मिल जाएगी ये ज़रूरी नहीं है। असल मायने में डेमोक्रेसी तभी आएगी जब डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स तो होंगे, लेकिन साथ साथ लोगों को आज़ादी भी मिलेगी, साथ साथ लोगों को इक्वालिटी भी मिलेगी, साथ साथ लोगों को न्याय भी मिलेगा डेली लाइफ में, तभी काम की है वो डेमोक्रेसी। सो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी को आप स्ट्रेंथन करो विद सब्सटेंटिव आउटकम्स, ताकि तभी आपको एक अच्छी डेमोक्रेटिक सोसाइटी मिल पाए। आई होप यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अपना आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। क्या आज भी ये रेलेवेंट है, ये जो टर्म मैंने बोली है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इसका क्या अभी कोई इम्पोर्टेंस है। सो आज की डेट में जो मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम है, जो पावर है ना, इसमें पावर इज़ नॉट सपोज टू बी यूज फ्रीली और आर्बिट्ररली, कि अगर आपको इसका ये मतलब नहीं है आपको सरकार ने लोगों ने पावर दी है सरकार में आपको, तो आप उसको फ्रीली यूज़ करोगे, आर्बिट्रेरली, अपने मन मर्जी के मुताबिक। सो डेमोक्रेसी अगर अच्छे से काम करना है डेमोक्रेसी में, तो गवर्नमेंट की पावर पे भाई थोड़ी लिमिट्स होना बहुत ज़रूरी है, थोड़े कायदे कानून का होना बहुत ज़रूरी है, वो भी सख्त वाले। इसी आइडिया को कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का नाम दिया गया है, यानी कि इंश्योर करना कि गवर्नमेंट जो है वो कानून के अकॉर्डिंग काम करें और सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करें। आज की दुनिया में हर कोई पावर का मिसयूज़ करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म तो बहुत इवन मोर इम्पोर्टेंट है आज की डेट में। तो आप तो ये कह ही नहीं सकते कि इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। कैसे इम्पोर्टेंस है आगे मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है क्या। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब है अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन से है, संविधान ही सबसे ऊपर है। यानी कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट हैविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ संविधान होने से कुछ नहीं होता, उसमें कुछ प्रिंसिपल्स भी होने चाहिए, उसको आप फॉलो भी करो। यानी कि सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी से कुछ नहीं कर सकती, जो भी एक्शंस लिए जाएंगे वो संविधान के अकॉर्डिंग लिए जाएंगे। कानून हमेशा रूलर्स के ऊपर रहता है, रूलर कानून के ऊपर नहीं होते।
सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म स्टैंड्स फॉर लिमिटेड गवर्नमेंट अंडर लॉ। कानून के दायरे में रहकर सरकार काम करेगी और वो कानून ही कॉन्स्टिट्यूशन होता है हमारा, और वही सबसे ऊपर होगा। ये इस पूरे कॉन्सेप्ट का कोर है। अगर मैं आपको बताऊं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक रिटन लीगल डॉक्यूमेंट होता है, आपको पता है, एक बुक है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? कि आपके जो रूल्स आपने लिख दिए, अब एक्चुअल में आप उसको प्रैक्टिस में लाते हो या उसको एक्चुअल में प्रैक्टिस में आप नहीं लाते हो। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अथॉरिटेरियन स्टेट्स में भी हो सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहता है कि भाई हाँ सरकार की पावर हमने लिमिट कर दी है। कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मल और स्टैटिक है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म डायनेमिक है और लिविंग है। थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर आपको बताऊं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, तो ये आइडिया क्यों आया निकल कर? ये आइडिया इसलिए निकल कर आया ताकि एब्सोल्यूट मोनार्की को कंट्रोल किया जा सके। पहले के ज़माने में राजा महाराजाओं के पास ज़्यादा पावर होती थी, तो उनको कंट्रोल करने के लिए ये आइडिया आया, और लोगों को टायरनी स्टेट से बचाना, कि जो अपनी मनमर्जी के डिसीजंस लेने वाले कुछ राजा महाराजा होते हैं उनसे बचाना। जैसे 1215 में मैग्ना कार्टा बनाया गया, एक काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कि राजा की पावर को लिमिट करता था। फिर अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन आया 1787, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई 1789 का, वहाँ से कुछ निकल कर आया। ये जैसे जैसे इवेंट्स हुए ना, इससे ये हुआ कि भाई जो सरकारें हैं वो लोगों का काम करने के लिए हैं, यहाँ पे लोगों की सेवा करने के लिए नहीं है। लोगों यहाँ पे मतलब सेवा करने के लिए है, रूल करने के लिए नहीं हो आप यहाँ पे, सिर्फ आपको जनता के लिए कुछ करने के लिए बिठाया गया है सरकार में। सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के कुछ मेन फीचर्स अगर मैं आपको बताऊं, उसमें यही कहा जाता है कि जो हमारा संविधान है वो सबसे ऊपर होगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ही पूरे अपने जितने भी देश का एरिया है उसमें संविधान ही सबसे ऊपर का कानून होगा, उससे ऊपर कुछ नहीं होगा। रूल ऑफ लॉ यानी कि हर कोई, चाहे राजा महाराजा हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। किसी ने भी अगर कोई अपराध कराए, क्राइम कराए, तो उसको इक्वल सज़ा मिलेगी। लिमिटेड गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट, सरकार की जो ताकत है वो क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी जाएगी, और उस पर क्लियरली एक रिस्ट्रिक्शन होगा कि आप इस लेवल को क्रॉस करके यहाँ तक नहीं जा सकते हो। ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और पावर का सेपरेशन होगा, यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये 3 ऑर्गन्स बना दिए जाएंगे, तीनों के अपने अलग अलग काम होंगे। फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे सिटीजन्स को, ताकि कोई भी बाहर से स्टेट इंटरफेयर ना करे। सरकार आपके कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, चाहे आपका फ्रीडम का राइट है, इक्वालिटी का राइट है, कोई आपसे छीन नहीं सकता। जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी। कोर्ट्स इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स आर रिस्पेक्टेड, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिमिट्स दी गई हैं किसी के भी लिए, उसकी रिस्पेक्ट हो रही है या नहीं हो रही, ये कोर्ट्स देख लेंगी। सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और डेमोक्रेसी आखिर है क्या? जब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आएगा तो डेमोक्रेसी अपने आप मजबूत हो जाएगी, क्योंकि भाई मिसयूज़ नहीं होगा मेजॉरिटी पावर का, जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा बचाएगा ये मिसयूज़ होने से। माइनॉरिटी के राइट्स को भी प्रोटेक्शन मिल जाएगी, उनको भी लगेगा हाँ भाई संविधान में हमारे लिए कुछ लिखा है। और फ्री एंड फेयर गवर्नेंस, सरकारें अच्छे से काम करेंगी फेयर रहकर, और जो रूलर्स होंगे वो भी अकाउंटेबल होंगे। भाई रूलर्स भी अपने मनमर्जी का काम नहीं कर पाएंगे अपने हिसाब से। अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ना हो तो डेमोक्रेसी तो एक मॉब रूल है, एक ऑथोरिटेरियन पॉपुलिज्म है, कोई पॉपुलर नेता वही रूल करता रहेगा। तो बहुत ज़रूरी है संविधान का पालन हो। इम्पोर्टेंस समझ लो अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे लोगों की फ्रीडम प्रोटेक्ट होती है, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है, लोगों के बीच में, स्टेट के बीच में और लोगों के बीच में एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है, और जस्टिस, इक्वालिटी और डिग्निटी का प्रमोशन होता है ज़्यादा से ज़्यादा, और गवर्नमेंट अच्छे से पीसफुल तरीके से काम करे ये इंश्योर होता है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है तो डेमोक्रेसी का एक मीनिंग निकलता है। रेलेवेंस क्या ये ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में कई देशों में एग्जीक्यूटिव का डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है। एमरजेंसी लॉज जो होते हैं ना, उनका कोई मिसयूज़ करता है, ठीक है। सिविल लिबर्टीज़ को आज की डेट में बहुत सारे खतरे हैं। पॉलिटिकल इंटॉलरेंस बढ़ती जा रही है, पोलराइजेशन बढ़ रही है। सो ऐसी कंडीशन में बहुत ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज को फॉलो किया जाए, हर कोई उसको माने। कुछ चैलेंजेस हैं आज की डेट में, इतना रेलेवेंस भी है लेकिन फिर भी इंस्टीट्यूशंस वीक हैं। कई बारी जुडिशरी में भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, बार बार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिए जाते हैं,
तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो मोरालिटी है उसको इग्नोर कर दिया जाता है। ये चैलेंजेस हैं, इससे इसकी इंपॉर्टेंस कम नहीं हो जाएगी, बल्कि ये है कि हाँ थोड़ा हमें ज़रूरत है, थोड़ा हम इसको और स्ट्रेंथन करें, जितना हो सकता है थोड़ा सा इसको हम और मजबूत करने की कोशिश करें। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? आउटडेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक बहुत रेलेवेंट है, आज की डेट में तो और ज़्यादा है। ये इंश्योर करता है कि पावर को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक्सरसाइज किया जा रहा है, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और डेमोक्रेसी वाकई में प्रैक्टिस में है। कंटेम्प्रेरी टाइम्स में अगर आपको मैं बताऊं तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म तो एक बैकबोन है डेमोक्रेटिक कंट्री की। किसी भी देश में जहाँ रूल ऑफ लॉ होता है वहाँ पे अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है तो आप मान के चलो कि वो उसका एक रीढ़ की हड्डी का काम कर रहा है। तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं, ये मैंने क्वेश्चन ऐसे ही नहीं लिया है, आप उठा के देख लेना पेपर पिछले, ये ज़रूर आता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का सवाल। और इतनी आसान भाषा में आपको करवा दिया है कि अब आपको कोई दिक्कत तो आने वाली है नहीं भाई। इस क्वेश्चन को तो आप बहुत ही अपने प्यार से निपटा के आ जाओगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रिटिकली एनालाइज J.S. मिल्स मैकफर्सन्स व्यूज़ ऑन डेमोक्रेसी। दो लोग हैं, एक तरफ J.S. मिल है, एक तरफ मैकफर्सन है, और इनके डेमोक्रेसी के ऊपर क्या व्यूज़ हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वन बाय वन आपको इसका आंसर देना है। सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन होगा। डेमोक्रेसी हर किसी ने अलग तरीके से अपना अपना एक व्यू दिया है, डेमोक्रेसी हमारे हिसाब से ये, हमारे हिसाब से ये है। J.S. मिल और C.V. मैकफर्सन दो इम्पोर्टेंट थिंकर हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी पे अपने आइडियाज़ दिए हैं। J.S. मिल फोकस करते हैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स के ऊपर, इंडिविजुअल लिबर्टीज़ के ऊपर। वहीं मैकफर्सन कहते हैं कि जो लिबरल डेमोक्रेसी है और थोड़ा ज़्यादा पार्टिसिपेटरी मॉडल है। दोनों के व्यूज़ को मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप J.S. मिल को समझो, इनका बैकग्राउंड क्या है। J.S. मिल, जिनका पूरा नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल, 1806 से 1873 एक लिबरल फिलोसफर थे और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के सपोर्टर थे। ठीक है, वो मानते हैं कि डेमोक्रेसी बहुत वैल्यूएबल है क्योंकि इससे लोगों की फ्रीडम प्रमोट होती है, सिटीजन्स की मॉरल और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बढ़ती है, टायरनी यानी कि सरकार ज़्यादा तानाशाही नहीं होती। J.S. मिल के लिए डेमोक्रेसी सिर्फ एक गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं है बल्कि एक पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट है, एक तरीके का, लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो J.S. मिल का जो कॉन्सेप्ट है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का, ये मैं अब आपको समझाने जा रहा हूँ। J.S. मिल कहते हैं कि भाई देखो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी से बढ़िया है कि आप जो है क्या करो, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की तरफ जाओ, क्योंकि जो सोसाइटी बहुत बड़ी है, समाज बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी चल नहीं पाएगी। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे तो वो अच्छे इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाएंगे। हाउएवर वो फोकस कर रहे हैं कि एक्टिव पार्टिसिपेशन हो सकता है सिटीजन्स का वोटिंग के थ्रू, पब्लिक डिबेट्स के थ्रू या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के थ्रू। तो J.S. मिल के लिए डेमोक्रेसी का मतलब है कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन विद पार्टिसिपेशन, कि रिप्रेजेंटेशन का होना ज़रूरी है, पार्टिसिपेशन का होना भी ज़रूरी है। अब J.S. मिल ने लिबर्टी के ऊपर और डेमोक्रेसी के ऊपर क्या लिखा है आइए आपको बताता हूँ। तो उनकी एक किताब है ऑन लिबर्टी। यहाँ पे वो लिखते हैं फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन इज़ एसेंशियल, कि हमारा सोचना, समझना और उसको एक्सप्रेस करने की जो आज़ादी है वो बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो गवर्नमेंट है और जो सोसाइटी है वो कभी भी इस इंडिविजुअलिटी को ना दबाए। J.S. मिल कहते हैं कि टायरनी ऑफ मेजोरिटी, जो लोग मेजोरिटी में हैं कभी कभी हो सकता है वो अत्याचार करें, तो ऐसे में मेजोरिटी का ओपिनियन अक्सर माइनॉरिटीज़ को ऑप्रेस कर देता है। डेमोक्रेसी हमेशा माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करे, ऐसा कुछ होना चाहिए। अब J.S. मिल का आइडिया है कुछ सफरेज के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर। तो J.S. मिल कहते हैं प्लूरल वोटिंग, यानी कि सिर्फ जो पढ़े लिखे लोग हैं ना उनको ज़्यादा वोट्स मिलने चाहिए अनएजुकेटेड के कंपैरिजन में। वो मानते हैं पॉलिटिकल पावर जो है ना सिर्फ इंटेलिजेंट लोग और एजुकेटेड लोगों के पास होनी चाहिए। इग्नोरेंट वोटिंग कुड हार्म डेमोक्रेसी। अब होता क्या है, कुछ क्रिटिसिज्म है इसका। कोई तो लोग कहते हैं तो अनडेमोक्रेटिक है, ज़्यादा एलिट्स की, बड़े लोगों की बात कर रही है। पॉलिटिकल इक्वालिटी कहाँ गई भाई, है ना, और सिर्फ पढ़े लिखे अमीर लोगों की बात करेगा, इससे तो डेमोक्रेटिक कमिटमेंट का कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो ये इसकी बुराई भी हुई है। अब J.S. मिल की जो स्ट्रेंथ्स हैं, ठीक है, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग डिफेंस ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी की बात कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है ये बता रहा है। वीकनेस क्या है
कि ये थोड़ा इसको एलीट व्यू से देख रहा है, कह रहा है कि पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले लोगों को ऊपर रखो, अंडर एस्टिमेट कर रहा है सोशल इकोनॉमिक जो इनक्वालिटीज़ है उनको, और मटीरियलिस्टिक कंडीशंस के मतलब रिलेटेड बहुत लिमिटेड कंसर्न है इसका। ओवरऑल जेएस मिल की डेमोक्रेसी लिबरल है, पर पूरी तरीके से इगैलिटेरियन तो नहीं है, आप इसको पूरा ये नहीं मान सकते कि हाँ सही है। पार्ट बी में सीबी मैकपर्सन है जिन्होंने डेमोक्रेसी के ऊपर कुछ बताया है, तो चलिए मैं भी आपको बताता हूँ कि वो क्या कहते हैं। मैकपर्सन का बैकग्राउंड समझो कि ये हैं कौन, और ये लिबरल डेमोक्रेसी के एक बहुत बड़े क्रिटिक हैं। मैकपर्सन 1911 से लेकर 1987 एक मार्क्सिस्ट इन्फ्लुएंस्ड पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे लेफ्ट विंग के। वो लिबरल डेमोक्रेसी को गलत बताते हुए कहते हैं कि एक सिस्टम दैट प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी एंड मार्केट इंटरेस्ट रेदर देन रियल पार्टिसिपेशन। वो कहते हैं कि ट्रेडिशनल जो लिबरल डेमोक्रेसी है एक्चुअली पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म, कि भाई इंडिविजुअलिज्म है, ये लोगों के लिए क्या हो रहा है इसमें। मैकपर्सन क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू मैकपर्सन सिटीजन्स आर ट्रीटेड एज कंज्यूमर्स नॉट एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पे तो सिटीजन्स को कंज्यूमर समझा जा रहा है सिर्फ, डेमोक्रेसी सिर्फ पीरियोडिक इलेक्शंस तक सीमित रह गई है, उसी टाइम के लिए लोग डेमोक्रेसी को दिखाते हैं, बाकी टाइम गायब। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी लिमिट्स पॉलिटिकल इक्वालिटी, अगर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रहेगी, लोग गरीब रहेंगे, तो कभी वो सरकार में नेता तो बन ही नहीं पाएंगे। सो लिबरल डेमोक्रेसी फॉर्मल है बट रियल नहीं है। मैकपर्सन्स पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, मैकपर्सन एक मॉडल देते हैं जिसको हम पार्टिसिपेटरी की डेमोक्रेसी कहते हैं, यानी कि सिटीजन का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो, इकोनॉमिक इक्वालिटी कम से कम हो, मतलब इनइक्वालिटी कम से कम हो, रिडक्शन हो इसका, डेमोक्रेटिक कंट्रोल हो जितने भी वर्क प्लेस हैं, ह्यूमन कैपेसिटीज़ को डेवलप करो, सपोर्ट करो लोगों को, डेमोक्रेसी, ठीक है। फॉर मैकपर्सन इज़ अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट नॉट जस्ट वोटिंग। मैकपर्सन कहते हैं डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों को आगे बढ़ाओ यार, सिर्फ वोटिंग और इलेक्शन तक नहीं है डेमोक्रेसी का मतलब, इससे आगे भी है। कुछ क्रिटिकल इवेल्युएशन कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो मैकपर्सन हाईलाइट कर रहे हैं लिंक बिटवीन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, कि हाँ वाकई में भेदभाव है। डेमोक्रेसी को इलेक्शन से आगे जाके सोचो, इसके बारे में ये कह रहे हैं। पार्टिसिपेशन एम्पावरमेंट पे ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़े ज़्यादा ही आइडियल हैं, बड़ी सोसाइटीज़ में तो इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है, और मॉडर्न इकोनॉमीज़ को ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि वो कितनी कॉम्प्लेक्स है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ मीडिया इंक्लूडिंग सोशल मीडिया इन द फाइट अगेंस्ट करप्शन इन अ डेमोक्रेसी। तो ये हमारा अगला सवाल है जो अब हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा समझते हैं सोशल मीडिया का क्या है। देखो करप्शन बहुत बड़ा खतरा है डेमोक्रेसी के लिए, इससे लोगों का भरोसा उठ जाता है, हमारे इंस्टीट्यूशंस डैमेज हो जाते हैं और हमारा विकास रुक जाता है। डेमोक्रेसी के अंदर मीडिया को फोर्थ पिलर कहा गया है क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है करप्शन एक्सपोज करने में और अकाउंटेबिलिटी दिखाने में लोगों की, हाँ भाई सरकार कुछ बोले जवाब दे रहे। सो चाहे ट्रेडिशनल मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, बहुत पावरफुल टूल हैं भाई अगर आपको भ्रष्टाचार से लड़ना है। मीनिंग ऑफ करप्शन एंड मीडियाज़ रोल, देखो करप्शन का मतलब है पब्लिक पावर का मिसयूज़ करना अपने प्राइवेट गेन्स के लिए, चाहे आप रिश्वत ले रहे हो, नेपोटिज्म कर रहे हो, अपने अपने बंदों को सपोर्ट कर रहे हो, या पब्लिक फंड का मिसयूज़ कर रहे हो। मीडिया करप्शन से लड़ने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन देता है ये, और जो गलत काम हो रहा है उसको एक्सपोज करता है, लोगों की अवेयरनेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाता है, और एक वॉच डॉग की तरह काम करता है सॉरी, गवर्नमेंट के ऊपर नज़र रखता है। सो एक इन्फॉर्म्ड पब्लिक बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए। ट्रेडिशनल मीडिया एज अ वॉच डॉग, देखो ट्रेडिशनल मीडिया का मतलब है पुराने मीडिया, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो, ये सारे प्लेटफॉर्म्स इन्वेस्टिगेशन करते हैं, रिपोर्ट करते हैं करप्शन को बहुत अच्छे से। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होता है, जर्नलिस्ट लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, छुप छुप के डिटेल्स निकालते हैं, स्कैम्स के ऊपर रिपोर्ट्स करते हैं, पावर मिसयूज़ के ऊपर रिपोर्ट्स बनाते हैं। तो बहुत सारे करप्शन के स्कैंडल्स तो भाई ब्रेव जर्नलिस्ट लोग ही सामने लेकर आए हैं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म एंड अकाउंटेबिलिटी, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का मतलब है हिडन करप्शन, छुपे तौर से जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रिवील करना, और अथॉरिटीज़ को प्रेशराइज करना कि भाई इसके ऊपर कुछ एक्शन लो, और इंक्वायरी करवाना, रिजाइनेशन लेना और रिफॉर्म्स करना। एक्सपोज होंगे जब फैक्ट, तो इससे क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी पब्लिक ऑफिशियल्स की। सो मीडिया तो बहुत ज़रूरी है। रोल ऑफ सोशल मीडिया इन फाइटिंग करप्शन, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है ट्विटर जो कि आज एक्स नाम से जाना जाता है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ये इन्फॉर्मेशन को बहुत ही तेज़ी से वायरल करता है।
सिटीजन जर्नलिज्म, यानी कि लोग खुद आज जर्नलिस्ट बन रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मोबिलाइज कर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, सोशल मीडिया से एक आवाज़ मिली है आम जनता को भी, ठीक है। मीडिया एंड पब्लिक अवेयरनेस, तो मीडिया लोगों को एजुकेट करता है, मीडिया लोगों को एजुकेट करता है करप्शन के केस बताकर, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है समाज पे ये बताकर, लोगों की डिबेट को एनकरेज करता है मीडिया। सो अगर पब्लिक अवेयर होगी तो वो डिमांड करेगी कि अच्छी सरकार हो, नेताओं के ऊपर प्रेशर होगा इलेक्शन के टाइम, और एंटी करप्शन मूवमेंट्स चलाई जाएंगी। सो अवेयरनेस इज़ द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक रेजिस्टेंस टू करप्शन। अवेयरनेस का होना ही बहुत बड़ी चीज़ है। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है मीडिया का? मीडिया क्या है भाई, एक तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ाती है, ठीक है, जो छुपे तौर पर गलत काम कर रहे हैं और ऐसे खुलासे होते हैं, ठीक है, वो बताएगी हमें। प्रमोटिंग एथिकल गवर्नेंस, सरकार अच्छे से काम करेगी एथिकली, और एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करती है मीडिया। सो एक ब्रिज है ना ये स्टेट और सिटीजन्स के बीच का। कुछ लिमिटेशंस हैं इसकी, कुछ क्रिटिसिज्म्स भी हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा ही सेंसेशनलिज्म हो जाता है इंस्टेड ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स से ज़्यादा आप सेंसेशनल बातें ज़्यादा कर रहे हो। कॉरपोरेट और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होता है, कभी कभी मीडिया को पैसा भी खिला दिया जाता है, पेड न्यूज़ भी चलती हैं बायसनेस के साथ, और ट्रायल बाय मीडिया, ये सब चीज़ें कुछ हैं जो वीक कर सकती हैं मीडिया की क्रेडिबिलिटी को। और कुछ चैलेंजेस हैं सोशल मीडिया के भी, कभी कभी फेक न्यूज़ वायरल हो जाती है मिस इन्फॉर्मेशन के साथ, वेरिफिकेशन नहीं करते, हम शेयर कर देते हैं। ऑनलाइन ट्रोलिंग चलती है, हरेसमेंट्स भी होते हैं, मैनिपुलेट मतलब बहुत लोग हो जाते हैं। सो गलत किसी पे ऐसे एक्यूजेशन लगाना, किसी की रेपुटेशन ख़राब कर सकते हो आप, ठीक है, आप अपना असली मुद्दा भटक जाओगे। कंक्लूज़न यही है, मीडिया बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है, बट कॉम्प्लेक्स रोल इन द फाइट अगेंस्ट करप्शन इन डेमोक्रेसी, क्योंकि ट्रेडिशनल मीडिया एक्सपोज करता है करप्शन को थ्रू इन्वेस्टिगेशन, सोशल मीडिया भी अवेयरनेस फैलाता है, दोनों भाई को अच्छे से रिस्पॉन्सिबली आपको यूज़ करना है। सो मीडिया बहुत इफेक्टिव है करप्शन से लड़ने में जब ये फ्री और इंडिपेंडेंट है, एथिकल तरीके से मीडिया काम करे, और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस और इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स इसकी सपोर्ट करें। सो एक रिस्पॉन्सिबल और फ्री मीडिया बहुत ज़रूरी है अगर आपको सरकार अच्छी चाहिए। अगला सवाल, डिस्कस द चैलेंजेस पोसेस टू डेमोक्रेसी इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स, या फिर ग्लोबलाइजेशन एंड डेमोक्रेसी। ये जोड़कर भी सवाल आ सकता है या अलग अलग करके भी सवाल आ सकता है, आपको दोनों ही तरीके के सवालों के लिए तैयार रहना है। तो चलिए देखते हैं, आज की डेट में जो डेमोक्रेसी है वो बहुत सारे सीरियस चैलेंजेस को फेस कर रही है दुनिया भर के अंदर। डेमोक्रेसी प्रॉमिस करती है कि आपको फ्रीडम देंगे, आपको इक्वालिटी देंगे, पार्टिसिपेशन आपको मिलेगा, लेकिन कंटेम्प्रेरी जो आज की रियलिटीज़ हैं, जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन बढ़ता जा रहा है, एक नेता की ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो रही है, तो इससे डेमोक्रेटिक सिस्टम प्रेशर के अंदर है। ग्लोबलाइजेशन की बात करूं तो उससे भी पूरा सरकार का नेचर बदल गया है, इकॉनमी पॉलिटिक्स सब बदल गई है। वन बाय वन बताऊंगा। सबसे पहले तो आप समझो कि मीनिंग क्या है। डेमोक्रेसी का मतलब तो आपको पता है क्या होता है, पर ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि इंटरकनेक्शन हो रहा है अलग अलग देशों का, आप आपस में ट्रेड कर रहे हो, आप अपनी मार्केट खोल रहे हो एक दूसरे के लिए, आप आके बेच रहे हो अपना सामान, टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में आप ज्वाइन हो रहे हो, पैसा इधर से उधर जा रहा है, दूसरे देशों के आइडियाज़ आपके देश में आ रहे हैं, कल्चर आपके देश में आ रहा है। सो ग्लोबलाइजेशन से अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारी हैं, पर डेमोक्रेसी के लिए कहीं ना कहीं कुछ सवाल भी हैं। जैसे स्टेट की सोवरनिटी का इरोजन हो रहा है, सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है, जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं ना वो ग्लोबल मार्केट्स को देखते हुए लिए जा रहे हैं। जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, इसके अकॉर्डिंगली हम अपनी नेशनल पॉलिसीज़ बना रहे हैं, समझ रहे हो। गवर्नमेंट का इकोनॉमिक डिसीजन पे तो कंट्रोल कम ही होता जा रहा है बिल्कुल। तो इससे क्या है, जो हमारी चुनी हुई सरकारें हैं वो जनता की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग उतना काम नहीं कर पा रही हैं। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड डेमोक्रेटिक डेफिसिट, ग्लोबलाइजेशन से क्या हो रहा है भाई, पैसे का कंसंट्रेशन अमीरों के पास ज़्यादा हो रहा है, एक गैप जो होता है ना वो बड़ा होता जा रहा है रिच एंड पुअर का। इकोनॉमिक अनइक्वालिटी से क्या होगा भाई, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी अनइक्वल होगा, कुछ ही लोगों का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। एलीट कैप्चर ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े सरकारी विभाग अमीर लोगों के पास हैं और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के पास कुछ है ही नहीं। सो इकोनॉमिक पावर जब पॉलिटिकल पावर को डोमिनेट करती है तो डेमोक्रेसी जो है ना वो रियलिस्टिक नहीं रहती, वो बस नाम की रह जाती है।
कॉरपोरेट पावर का बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है आज की डेट में। एमएनसीज का राइज हो रहा है जो हमारी पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बड़ी बड़ी कंपनियां फंडिंग देती हैं इलेक्शंस के टाइम पे। सो गवर्नमेंट पे प्रेशर रहता है कि उनका फ़ायदा ज़्यादा करवाना है। सो लोगों की सोवरेनिटी कहाँ गई? अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सब तो रहा ही नहीं। आप सिर्फ एमएनसी से पैसा ले रहे हो, उनके लिए काम कर रहे हो। सो कॉरपोरेट डोमिनेंस भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है, आज की टाइम में। कल्चरल होमोजेनाइजेशन एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। ग्लोबलाइजेशन से हो क्या रहा है? वेस्टर्न कंज्यूमर कल्चर ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। हम अमेरिका, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग खुद को बनाना चाह रहे हैं, कल्चर वहाँ का हम अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। मीडिया ड्राइवन यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन में यही हो रहा है कि जैसा मीडिया में चल रहा है, वेस्टर्न को दिखाया जा रहा है, तो हमारा यहाँ का लोकल कल्चर तो ख़त्म ही हो जाएगा। इस तरीके से हमारी आइडेंटिटी, जो हमारी पहचान है, भारतीयता है, वो ख़त्म हो जाएगी, वो खतरे में आ जाएगी। और राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड पॉपुलिज्म, ये भी हो रहा है। सो एज अ रिज़ल्ट होगा क्या? डेमोक्रेटिक डिबेट्स जब होती है ना, सो वो कभी कभी इमोशनल और डिवाइसिव हो जाती हैं, जिससे कि हमारा डेमोक्रेटिक जो कॉन्सेंसस है वो वीक हो जाता है। टेक्नोलॉजी, मीडिया और डेमोक्रेसी की बात करूं तो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है आज की डेट में, डिजिटल ग्लोबलाइजेशन। इससे क्या है कि इन्फॉर्मेशन का एक्सेस बढ़ गया है। आज की डेट में सिटीजन ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फैल रही है। सर्विलांस एंड डाटा मिसयूज़, आज की डेट में डेटा का मिसयूज़ हो रहा है, ज़्यादा निगरानी रखी जा रही है, और पब्लिक ओपिनियन का मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी डेमोक्रेसी को मजबूत करती है, पर एट द सेम टाइम ये एक खतरा भी हो सकता है हमारे लिए, आप मान के चलिए। वीकनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, आज की डेट में जो डेमोक्रेसीज़ हैं वो क्या फेस कर रही हैं कि भाई जो एग्जीक्यूटिव होती हैं, जो सरकारें होती हैं, वो ज़्यादा डोमिनेंस मतलब दिखा रही हैं। हमारा जो लोकतंत्र है उसमें लोगों का डोमिनेंस होना चाहिए, पर नहीं भाई, सरकारें ज़्यादा दबदबा दिखा रही हैं अपना। लेजिस्लेचर्स का डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, और जो जितने हमारे देश में इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसका भी पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है। लोगों का भरोसा धीरे धीरे मीडिया से, जुडिशरी से उठता जा रहा है। सो ग्लोबल प्रेशर्स ऑफन जस्टिफाई इमरजेंसी पावर, लिमिटिंग डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। इमरजेंसी पावर क्या है? किसी देश के अंदर जब आपको लग रहा है कि भाई हाँ सही से नहीं चल रहा है, तो इमरजेंसी में कुछ पावर्स आपको मिलती हैं जिससे आप अपने मन मर्जी के डिसीजंस लेने लगते हो। तो इससे कभी कभी डेमोक्रेसी को खतरा हो सकता है। आपने इंडिया में पढ़ा होगा जो इंदिरा गांधी जी ने मिसयूज़ किया था इमरजेंसी पावर्स का। ग्लोबल गवर्नेंस एंड डेमोक्रेटिक डेफिसिट, होता क्या है? जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लैक डायरेक्ट पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। जो बड़े बड़े ये WTO, UNO, ये लोगों के लिए अकाउंटेबल नहीं है ज़्यादा, ना ही यहाँ पे ज़्यादा डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह में आपको पता है 5 ही देश बैठे हैं परमानेंट। सो पीपल आर गवर्नड बाय रूल्स दे डिड नॉट वोट फॉर, यानी कि अगर UNO में हमने कुछ किया ही नहीं है, हमने ना वोटिंग करी ना कुछ, ना हमारे अकॉर्डिंग कुछ चल रहा है, तो इससे लोगों को अलगाव महसूस होगा, ग्लोबलाइजेशन के एंटी मूवमेंट्स चलेंगी और डेमोक्रेटिक डिससेटिस्फैक्शन लोगों के अंदर देखने को मिलेगा। तो इससे क्या होगा? एक ग्लोबल डेमोक्रेटिक डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा। तो अब इसका कंक्लूज़न क्या निकलता है? कंक्लूज़न ये निकलता है कि डेमोक्रेसी आज की डेट में बहुत सारे मल्टीपल और इंटरकनेक्टेड जो आपस में जुड़े हुए चैलेंजेस हैं वो फेस कर रही है, खासकर ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ग्लोबलाइजेशन से अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं, इसमें नो डाउट, हम मना नहीं कर रहे, पर एट द सेम टाइम जो सरकारों की ताकत है वो कम हुई है, इनइक्वालिटी बढ़ गई है, और वीकेंड डेमोक्रेटिक कंट्रोल, जो डेमोक्रेटिक कंट्रोल पहले था वो थोड़ा वीक हो गया है। सो अगर हमें डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना है तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को जितना ज़्यादा हो सकता है स्ट्रेंथन करें। हम अपने देश के अंदर ये इंश्योर करें कि भाई लोगों को सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस मिले, और जो कॉरपोरेट है, MNCs हैं, उनको रेगुलेट करो। ऐसा ना हो आपका देश कोई बहुत बड़ी कंपनी चला रही है और आप अपने देश को चला भी नहीं पा रहे हो। हमें ग्लोबल गवर्नेंस को भी डेमोक्रेटाइज करना पड़ेगा। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसमें लोगों को भी थोड़ा सा शामिल करो, तभी डेमोक्रेसी सर्वाइव कर पाएगी, तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज़ तो कुछ हो नहीं पाएगा। तो अब ये देखो, आपका पूरा थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी का जो जितना भी मेरे अकॉर्डिंगली मैंने एनालाइज़ किया, भाई मुझे लगता है कि ये आपके क्वेश्चंस आने के बहुत हाई चांसेस थे। कुछ चीज़ें आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि जो मुझे लगता है कि अगेन एंड अगेन बहुत बारी जो रिपीटेड जो मेरी नज़र में आया है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। जैसे कि डेमोक्रेसी क्या है ये तो आप ही याद ही कर लेना, हर क्वेश्चन के इंट्रो में आप लिख सकते हो।
और आपको उसके मॉडल्स पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट नोट्स में भी आ सकते हैं, ये याद रखना जरूरी नहीं है लॉन्ग ही लॉन्ग में आएगा, ये शॉर्ट में भी आ सकता है। जितना मैंने आपको करवा दिया है यहाँ से आपके शॉर्ट नोट्स भी अब बन जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आया था, जस्ट वेट मैं आपको बताता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। आप 101% लिखवा के ले लो, ये क्वेश्चन ऐसा है जो हर बारी लगभग पसंद है, जो पेपर बनाते हैं उनको वो डालते ही डालते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये बहुत ही एक जटिल एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। जेएस मिल मैकपर्सन में से दोनों में से किसी एक का आ सकता है, दोनों नहीं आते एक साथ, तो आपको मैंने मर्ज करके करवा दिया है, अगर आ जाएगा तो आप आराम से लिख पाओगे, ठीक है। दोनों डेमोक्रेसी से रिलेटेड थिंकर्स हैं, तो मैंने आपको ये करवा दिया है, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। इसके अलावा सोशल मीडिया वाला आपका लास्ट के कुछ क्वेश्चंस में आ सकता है, हो सकता है शॉर्ट नोट्स में भी आ जाए, वरना लास्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे तो आपको पक्का ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन वाला भी लास्ट में ही आपको कुछ क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। तो मेरे अकॉर्डिंगली तो भाई आप इतना अगर प्रिपेयर कर लेते हो ना तो मोर देन इनफ है, इसके ज़्यादा पढ़ना तो फिर वो आपकी मर्जी है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। और अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करेगा, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ आपको शेयर करना है, चैनल को जितना ज़्यादा हो सकता है आप सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स आपके सामने है, आप उसमें जाके बताओ क्या क्या आपको चाहिए, आगे आपको किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, किन सब्जेक्ट्स पे वीडियो चाहिए, तो ज़रूर उस पर हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।